नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडियाज लेजेंड रतन टाटा हैज पास्ड अवे। देखिए, आज के समय हर एक इंडियन दुखी है क्योंकि देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा, हमें एक बार को पता था कि एक ना एक दिन ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखना होगा, मगर हम सब में से कोई तैयार नहीं था। हम सब लोगों ने सारी उम्र रतन टाटा को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को लीड किया है, भारत की इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में इतना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम सब लोगों ने इनसे प्रेरणा ली है, मगर अब ये जा चुके हैं और इनके बारे में आज के समय क्या क्या कहा जा रहा है। इंडिया ने देश की चमक खो दी है। इंडिया के टाइटन ये जा चुके हैं। रतन टाटा कोहिनूर थे भारत के। भारत आज के समय अपने कोहिनूर को अलविदा कह रहा है। ऐसी बातें, देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों के बारे में कही जाती है। रतन टाटा वॉज द मैन विद नो हेटर्स। और रतन टाटा का जो जीवन है, ये मैं आपको बता दूं, आने वाले कई दशकों तक, परहैप्स कई सदियों तक, बहुत सारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन मैं कहूंगा बाकी इंडियंस जो अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ में हैं, सबको प्रेरित करता रहेगा। और आप एक बात नोट करिएगा, आज से कुछ दिन पहले ही ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि रतन टाटा की तबीयत खराब है। मुंबई का जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहां पे ये एडमिट है ना। जैसे ही ये रिपोर्ट आई ना कि इनकी तबीयत खराब है, कुछ यहाँ पे हो ना जाए, रतन टाटा ने एक ट्वीट करी कि मेरे बारे में आप चिंता मत करिए। और लिटरली एज ए हम्बल ह्यूमन बीइंग, जो नहीं चाहता था कि उनके बारे में सोचकर कोई चिंता करे, इन्होंने ये कहा कि थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, आप लोग चिंता मत करिए ना। ये इनकी आखिरी ट्वीट थी क्योंकि 2 दिन बाद ही अचानक से बिकॉज ऑफ ओल्ड एज इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो जाती है। और रतन टाटा साहब का जो ये 86 ईयर्स का जीवन था ना, इसमें इन्होंने इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया, इतना कुछ देखा है कि आज के समय जो भी इनके बारे में लिख रहा है, जो भी ट्रिब्यूट्स इनके बारे में लिख रहा है, वो इनकी जर्नी को भी मेंशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, देश के प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जब ये ट्वीट लिखी, उन्होंने ये कहा कि श्री रतन टाटा जी वॉज अ विजनरी बिजनेस लीडर, अ कंपैशनेट सोल। देखिए, ये इनके बारे में सब लोग कह रहे हैं। बिजनेस लीडर, ऑब्वियसली ही वॉज वन ऑफ अ काइंड। मतलब आप अगर एक बार को मैं आपसे एक सवाल पूछूं ना, भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2024 में क्या था, तो आपको पता है सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे है टाटा। और पिछले कई सालों से लगातार आप अगर देखो तो जब भी रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, जब भी रिसर्च होती है कि इंडिया में, देखिए, ब्रांड्स की कमी नहीं है। रिलायंस, महिंद्रा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, इन्फोसिस है, मेजर ग्रुप्स आज के समय खड़े हो चुके हैं। मगर इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की अगर हम बात करें तो वो आज भी टाटा है। और इस ब्रांड को बनाने में मैं कहूंगा 2 लोगों का क्रिटिकल रोल रहा है। एक तो जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप को फाउंड किया था, और उनके पोते रतन टाटा। इन दोनों का मैं कहूंगा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मेकिंग टाटा इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। और इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ये लोग ऐसे ही नहीं बने। आप अगर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां पे आपको टाटा स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा। डिफेंस में आप देख लीजिए, टाटा एडवांस सिस्टम आपको मिलेगा। ग्लोबल ट्रेडिंग में टाटा इंटरनेशनल ग्रुप है। आईटी में टीसीएस, इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी। उसके अलावा टाटा स्टील, वोल्टास, कई ब्रांड्स हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर आते हैं। कई इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जैगुआर, उसके अलावा ट्रेंट, टाटा कैपिटल, एयर इंडिया, विस्तारा, टाटा कम्युनिकेशंस, एक ह्यूमंगस ग्रुप है। और हर जगह आप देखोगे टाटा ग्रुप ने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस डिलीवर करी है। और इसके पीछे देखिए, क्रिटिकल रोल मैं यहां पर इसलिए कहूंगा 2 लोगों का है। जमशेदजी टाटा, जो पहले चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, इन्होंने 1868 से लेकर 1904 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। और फिर यहां पे आप देखेंगे रतन टाटा, इन्होंने 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप को लीड किया था। बीच में जब साइरस मिस्त्री की कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसके बाद जब ये साइरस मिस्त्री पीछे हटे, तब वापस रतन टाटा ने 1 साल के लिए फिर से टाटा ग्रुप को लीड किया था। यहां पर भी मैं कहूंगा इनका क्रिटिकल रोल था टाटा ग्रुप को सही दिशा में ले जाने में। और आप अगर टाटा ग्रुप की सारी 26 पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, मैं प्राइवेट कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो इनकी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, सबका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो अमाउंट आपको मिलेगा 365 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। अब यहां पे तो आपने देखा कि ये था इम्पैक्ट रतन टाटा का एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। नाउ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने इतने बड़े ग्रुप को लीड किया हो, मगर तब भी जब आपका निधन होता है ना,
तो लोग लिखते हैं ही वॉज अ कंपैशनेट सोल। और ये लाइफ में मैं आपको बता दूं अकॉम्प्लिश कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक बार को प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ अचीव कर पाए, मगर तब भी जब लोग आपको याद रखें ना, लोग कहेंगे क्या हम्बल आदमी थे, क्या कंपैशनेट आदमी थे। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग, ये मोदी जी ने लिखा है। और मैं आपको बता दूं, मोदी जी बहुत रेयरली ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं किसी के निधन पर। ही प्रोवाइडेड स्टेबल लीडरशिप टू वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस हाउसेस, जैसे मैंने आपको बताया। मगर तब भी जो लास्ट लाइंस हैं मोदी जी ने जो इनके बारे में लिखी है, ये है कि ही एंडियर्ड हिमसेल्फ टू सेवरल पीपल थैंक्स टू हिज ह्यूमिलिटी। ये सब लोग बोलेंगे हम्बल ह्यूमन बीइंग, काइंडनेस, काइंड ह्यूमन बीइंग एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू मेकिंग आवर सोसाइटी बेटर। देखिए इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रतन टाटा ने अपने लाइफ टाइम में बिलियन डॉलर से भी ऊपर डोनेट कर दिए थे चैरिटी में। टोटल अगर मैं कहूं तो 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट कर दिए। अपनी इनकम का ही ये 60 to 70% डोनेट कर चुके हैं। उसके अलावा आप एक बार को सोच कर देखिए, जब टाटा ग्रुप सिर्फ $5 बिलियन पे था ना, अंडर रतन टाटा ये $5 बिलियन से $100 बिलियन तक गया। मगर तब भी रतन टाटा ने जो अपनी ह्यूमिलिटी है ये कभी नहीं खोई। और आज भी गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, जब रतन टाटा के बारे में लिखते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी रतन टाटा से एट गूगल, हमने बातचीत करी थी अबाउट हिज विजन। और इनके बारे में एक लाइन यहां पर नोट करना, ही डीपली केयर्ड अबाउट मेकिंग इंडिया बेटर। इवन दो मैं ये कहूंगा एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट ही वॉज फिनोमिनल। आपके सामने हैं इनके रिजल्ट्स। टाटा ग्रुप में शायद ही आपको कोई ऐसा चेयरमैन मिलेगा जिनका इंपैक्ट इतना बड़ा रहा हो कि 5 बिलियन से लेकर सीधा 100 बिलियन तक ले जाए एक ग्रुप को। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा, कभी भी इनमें एरोगेंस नहीं आई। इनमें ये नहीं आया कि अब तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, 100 बिलियन तक पहुंचा दिया ग्रुप को, मैं तो बंगले में रहूंगा, महल में रहूंगा। कुछ भी नहीं। रतन टाटा जिस घर में रहते थे ना, उसकी वैल्यू बताया जाता है 175 करोड़ के आसपास की थी। ना मैं आपको ये बता दूं, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है टाटा ग्रुप में, जो इनकी खुद की नेटवर्थ थी, ये आराम से ये भी चाहते ना तो मल्टी मिलियन, कई आप कह लीजिए 1,000-2,000 करोड़ का कोई आलीशान घर बनाकर ये रह सकते थे। मगर ही वॉज अ हम्बल मैन। आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं या कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के साथ हैं। बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इन्होंने अपना जीवन बिताया है। और इसलिए आज के समय एवरी इंडियन इज रिमेंबरिंग हिम। और जब मैं कहता हूं एवरी इंडियन, तो आई लिटरली मीन एवरी इंडियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हर कोई आज के समय, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वेरियस, सब लोग आज के समय यही कह रहे हैं कि हिज डिमाइस विल बी एन इररिपेरेबल लॉस फॉर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड एंड सोसाइटी। और आप अगर रतन टाटा की पर्सनल लाइफ भी देखो ना, तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट इंसान थे। जो ये ओपनली अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते थे ना, उससे भी साफ लगता था कि कहीं पे भी ना इनमें घमंड नहीं है कि दुनिया के सामने मुझे मुखौटा पहनना है कि नहीं मैं तो रतन टाटा हूँ, आई हैव टू बी दिस वे। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हुई, डू यू फील लोनली, इन्होंने ओपनली बोला कि हाँ, देयर आर मैनी टाइम्स आई फील लोनली। काफ़ी बार अकेलापन मैंने महसूस किया कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। ये चाहते थे, इनको जो फ्रीडम इनको मिली लाइफ में, इन्होंने उसको भी इंजॉय किया है कि इनके पास ये फ्रीडम है कि इनको किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती, एक फैमिली की चिंता नहीं करनी पड़ती। बट एट द सेम टाइम ही डिड फील अ लिटिल लोनली। और इनकी स्टोरी जो है ये भी कमाल की है। 1962 इंडिया चाइना वॉर की वजह से इनकी शादी होते होते रह गई। जब ये यूएस में पढ़ रहे थे उस वक्त ही फेल इन लव, एक अमेरिकन महिला थी, उनसे इनकी शादी होने ही वाली थी। मगर अचानक से जब इंडिया चाइना वॉर आ जाती है तो यूएस में आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग ऐसे हो रही थी कि बस चाइना आक्रमण कर देगा इंडिया पे, इंडिया को कब्जा लेगा, कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट हो रहा है। और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा कि हमारी बेटी इंडिया जाए, अभी तो वॉर भी चल रही है वहां पर। और इसी वजह से रतन टाटा की उस वक्त मैरिज हो नहीं पाई एंड इवेंचुअली ही नेवर मैरिड। मगर आज के समय पूरा भारत इनको याद कर रहा है एज आर ओन फैमिली मेंबर। रतन टाटा ने बिल्कुल शादी नहीं करी, इनके बच्चे नहीं थे। मगर कई लोग हैं भारत में जो इन्हें एज ए फादर फिगर देखते होंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेते होंगे एंड ये इंस्पायर करते रहेंगे इंडियन इंडस्ट्री को फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द लेजेंड ऑफ इंडिया रतन टाटा, देयर विल नेवर बी अनदर वन लाइक हिम। नाउ फाइनली आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा इनकी लाइफ के बारे में, कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि रतन टाटा साहब का जन्म कहाँ हुआ था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: दिल्ली, चेन्नई, न्यूयॉर्क या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी: स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है, ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, 11 तारीख को पहली क्लास है स्टडी आईक्यू के फास्ट ट्रैक बैच की। और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है? सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये है स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें एंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट मैक्सिमम लाइव क्लासेस। और ये कोर्स एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर, और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइव या ओनली फॉर टुडे, ये कोड्स आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा 3 दिन में इस बैच की पहली क्लास है। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सही शुरुआत करिए। दिस इज योर फास्ट ट्रैक जर्नी टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।